10 बजे रात को मेरे पे फोन आता है, डॉक्टर साहब हम घर पे लेके आए, ऐसा ऐसा हुआ। मेरे को ठीक है, सुबह 7 बजे रेडी रहना, उसको तैयार रखो, मैं 7 बजे आऊँ, उसका 8 बजे से मेरा क्लिनिक स्टार्ट होता है। मैं 7 बजे उसके घर पे पहुंचा, वहाँ देखा, उसका एड्रेस ढूंढ के गया, वहाँ देखा तो उसके घर पे पास ही भीड़ जमा हुई थी। हाँ। मैं कोई इतना सारा पब्लिक क्या है भाई, क्या हुआ? उसको पूछा ये एड्रेस, हाँ ऊपे ऊपे। देखो तो दादर पे भी लोग खड़े थे। मतलब मुझे और धड़कन बढ़ी कि यार कल उसको डिस्चार्ज दे, कुछ हो गया क्या लड़के को? उसका घर पे कब पूछा ये नंबर तो क्या, तो उसके घर में भी पब्लिक था। मतलब मैं 100% समझा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इतने में तो उसके सिस्टर और डॉक्टर साहब आइए आइए करके सामने आइए आइए बोली, तो मुझे कुछ अच्छा लगा। मेरे को ये इतना पब्लिक क्यों? ये सब कल उसको उठा के लाए ना, मेरे को कल लाए तो अभी क्यों है? नहीं मैंने सबको बोला 10 मिनट में डॉक्टर खड़े करने, तो सब देखने आए। अरे मैं इसके लिए मैं डर गया। जरूरी था, इट इज ए हाँ, तो मैं डर गया, मेरे को इतना पब्लिक क्या हो गया उसको। उसको बेडरूम में लेके गए मुझे, मैं बेडरूम में गया तो बेडरूम में भी उसके खास दोस्त उसके पलंग के आजू बाजू सब खड़े हो गए। मेरे को अभी तो इतने सारे पब्लिक है, अभी कुछ दिखाना पड़ेगा। मतलब मैंने उसको पहले कायरो प्रैक्टिस किया, उसको सीधा सुलाया, थोड़ा उसका एक्सरे तो सब देखे हुए थे, उसको पीछे देख लिया क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा चेक किया, फिर उसको पोजीशन लेके एक ही झटके में खटाक करके उसका डिश बिठाया। उसको मैंने बोला खड़ा हो जा, ये पहले रूम में से सबको बाहर निकाल, फिर तेरी ट्रीटमेंट करूंगा। उसने खड़ा होकर सबको निकाला, सब तालियां मारते बाहर निकल गए, दरवाजा बंद किया, फिर मैंने वापस उसको सुलाया। मेरे को अभी 8-10 दिन उठना नहीं है, क्योंकि तेरी नसें है ना सब कमजोर हो गई है। क्योंकि हॉस्पिटल में उसको 4-4 घंटा ट्रैक्शन दिया 1 महीना, तो नसें भी कमजोर हो गई थी। मेरे को अभी उसको रिलैक्स कर और फिर तू मेरे सेंटर पे आना, उसको व्यवस्थित जो भी ट्रीटमेंट देखना है कर दे दीजिए, और फिर एकदम नॉर्मल हो गए। आज जंप भी मारता है, उड़ी भी मारता है, सब कुछ करता है, और मेरी एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हो गया। तो ये हुई ये लंबी कहानी, पर मिरेकल है ये हमारा। मिरेकल है। तो मतलब खाली एक अपने कुछ ऐसा टेक्निक वापरा, झटका वापरा। हाँ, वो हम झटके से ही डिश बिठा देते हैं। ऐसे डिश से समझो अभी एक दूसरा दाखला है कि मेरे एक पेशेंट ही थे, उसको काफी तकलीफ था, लोअर बैक का, नी का, हिप जॉइंट का तकलीफ था। वो लेडीज साउथ की लेडीज थी, अपने वो एयरपोर्ट के साइड पे रहती है इधर। तो वहां से मेरा सेंटर कोंडवा में है, लुला नगर में, और वहां से वो बेचारी ओला उबेर करके डेली ट्रीटमेंट लेने आती थी। ओला में उसका पति उसको सोला देता था पीछे, इधर हमारे स्टाफ वाले उसको खड़ा करके अंदर पकड़ के लेके आते थे, ऐसी हालत थी। उसको भी लगभग 1 महीना ट्रीटमेंट चला था, वो अच्छी हो गई, कंप्लीट अच्छी हो गई। फिर 2-1 साल के बाद क्या हुआ कि उसके हस्बैंड के साथ बाइक पे जा रही थी, ने कुछ गिर गई बाइक पे से। हाँ, बाइक पे से गिरी, और वहीं एयरपोर्ट के आसपास में, विमान नगर के पास वो गिरी, वहीं हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। वो डॉक्टर ने बोला अरे उसको तात्कालिक ऑपरेशन 4 घंटे में करना पड़ेगा, नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगा। वो लोग डर गए। इतने में औरत बोले नहीं, पहले डॉक्टर वाडिया को दिखाओ, फिर ही मैं कराऊंगी ऑपरेशन। तो उसके हस्बैंड का मेरे पे फोन आया, कैसा हुआ है, क्या करे? मुझे फोटो एक्सरे दिखाएंगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैं एक्सरे ही निकाला था उसका, एक्सरे लेके आता हूँ आपके वहां। वो औरत बोले तुम एक्सरे लेके इतने दूर जाएंगे, आने जाने में आपको 2-3 घंटा हो जाएगा, और ये लोग इधर मुझे ऑपरेशन 4 घंटे में करने को बोला, ने कर दिया, मुझे इधर रुकना नहीं है, मुझे भी लेके जाओ। वापस उसको गाड़ी बुलाया, पीछे सोलाया, उसको लेके आए, और गाड़ी में भी इतनी स्लो लेके आए, 1-2 घंटे में वो लोग पहुंचे। मुझे तकलीफ नहीं होते, इसको धीरे धीरे लेके आए। मेरे वहां स्टाफ खड़ा था, सबने उसको उठा के अंदर लेके आए, और मैंने उसको 8 से 10 सेकंड में डिश बिठा दिया, और शेक बेक दिया, पेन रिलीफ कर दिया। वो एकदम वापस दौड़ने जैसे दौड़ के भी दिखाया उन्होंने वहां। और मैंने बोला कि जाओ अभी वो डॉक्टर को मिल के जाओ जो 4 घंटे में आपको बोल रहा है, तो ऑपरेशन करो, नहीं तो पैरालिसिस होगा। विदाउट ऑपरेशन, विदाउट मेडिसिन उसको खड़ा कर दिया मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन मुझे खुद को भी हुआ है, डॉक्टर वाडिया की ट्रीटमेंट मैंने भी ली है। घर में मैं अपने सोफा में बैठने के लिए गया, बाजू में एक टेबल छोटा सा स्टूल पड़ा था,
उसको मैंने हटाया नहीं, और छोटी सी जगह में कैसे बैठने गया कि मेरा पैर जो है वो ऐसा मुड़ गया कि मैं उठ ही नहीं सका। और मैं देखा कि अब तो जिंदगी भर मेरा ये पैर गया, क्योंकि जो दर्द होता है वो तो जिसको अनुभव हो उसी को पता लगता है। और इसके बाद में दिमाग में था डॉक्टर वाडिया काफी कुछ इसमें एक्सपर्ट है, उनके पास गया तो अपनी नानी याद आ जाए, इतना जोर से उन्होंने मेरे पाँव को खींचा। तो मैंने कहा ये पाँव पूरा निकाल के नहीं फेंक दे, इस ढंग से इतना जोर से किया। और इसके बाद अब कैसे लग रहा है, खड़ा कर दिया। मैंने कहा अभी सांस तो ले सकता हूँ, अभी लग रहा है कुछ ठीक है, बस अब ठीक है। तो अब आगे का जो भी कुछ है प्रोसीजर, और 10-15 दिन आपको आना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरी उम्र अभी 86 है, तो ये सब चीजें अभी भी मैं दौड़ता हूँ। पिछले हफ्ता में 3.5 किलोमीटर चलकर टेकरी से लूला नगर से पूना वाला गार्डन गया, जो नया गार्डन बना है, तो चलकर गया हूँ। तो इस ढंग से हर हफ्ता में 3-4 किलोमीटर कहीं न कहीं जाना चलना, तो बचपन की आदत तो मेरी 5-5, 10-10 किलोमीटर की है। और आरएसएस की ट्रेनिंग मुझे बचपन में 7-8 उम्र से मुझे मिली है। ब्रह्म देश में मैं पैदा हुआ, और वहां से वर्ल्ड वॉर में 1937 में जन्म हुआ। वर्ल्ड वॉर में मैं बर्मा से बम्बई आया, और बम्बई के आरएसएस की शाखा में गया घाटकोपर में। इसके बाद वापस 1949 में हम बर्मा वापस आए, और उस समय 1950 में 2-3 जो कार्यकर्ता है उन सब से मिलकर आरएसएस की पहली ब्रांच वहां खोली। और इसके बाद 2 बार मैं ट्रेनिंग लेने 1956 और 1961 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप, जो 1-1 महीना की लगती है, उस कैंप में मैं गया। और परम पूजनीय गुरुजी जो माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, उनके घर में 2 बार 4-4 दिन रहा। और ये सब जो संबंध आए और जो ट्रेनिंग ली कि बर्मा में आज 90 शाखाएं आरएसएस की चल रही है। और बर्मा में जब नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे, तो बर्मा का जो आरएसएस का काम देखकर सैकड़ों हजारों लोगों को जो उन्होंने संबोधित किया, तो उन्होंने अपनी जो ज्योति पुंज नाम की एक किताब निकाली है, उसके अंदर मेरा जो एक किस्सा परम पूज्य गुरु जी के सामने हुआ था, उस किस्से को उन्होंने अपनी किताब में डालकर एक प्रकार से मेरी जो मेहनत थी उसकी सराहना की। और इस प्रकार अभी तक भगवान की कृपा से मैं भारत विकास परिषद का कार्य अभी कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में जो संघ का कार्यालय है आरएसएस का, वहाँ के भारत विकास के अधिकारी ने कहा, क्या प्रवीण इतनी ट्रेनिंग लेकर भारत विकास परिषद के लिए तुम क्या कर सकते हो? तो मैंने कहा हम एक संस्था चला रहे हैं, आप कहेंगे तो वो बोर्ड निकाल के भारत विकास परिषद का काम शुरू करेंगे। तो तब से लगभग 93 में भारत विकास का पुणे में ब्रांच शुरुआत की है, और उस अभी तक 7,000 तक लोगों को जयपुर फूड दिया है। और अपना लेबोरेटरी भी जो स्वारगेट में है, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पर चल रहा है। और बाकी तो कोरोना काल में और आगे पीछे सामूहिक शादी विवाह करना, उसमें अपने मिसिस तारे, स्वाति तारे जी ने इतना सहयोग दिया, अरुण तारे जी ने दिया। अरुण तारे जी का तो मेरा IOCL, जब वो उस कंपनी के काफी बड़े ओहदे पर थे, तब से मेरे संबंध बिजनेस के कारण हो गए, और तब से इस परिवार से भी मैं जुड़ गया हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी है कि इनकी एक इच्छा थी कि भी हमारे 2 शब्द भी इनके साथ पहुंच जाए, तो ऑटोमेटिक हो गया है। धन्यवाद। बहुत अच्छे। इतना सारा सुना है, क्योंकि हमारे प्रवीण भाई ना इतना उन्होंने कार्य किया है, तो हमारे इंट्रोडक्शन के लिए भी वो रुके नहीं है। तो इनकी इंट्रोडक्शन अभी हम देते हैं कि देखो, उनके घर परिवार के लोगों से भी हम मिलते हैं, परंतु इनकी खासियत ये थी कि समाज को कुछ दिए। तो उन्हीं ने 7 साल ब्रह्मदेश में, उसमें से 4 साल मेरे ख्याल जेल में बिताए,
5 साल 4 महीने 5 साल थे। वहाँ की मिलिट्री रूल के कारण। हाँ, मतलब वो देशभक्ति के कारण ऐसा हम बोलते हैं। तो वहाँ रह के ब्रह्मदेश में वो हिंदुस्तान के प्रति का जो प्यार है इनका इतना था कि जेल के 5 साल में, और बात ऐसी अजीब थी कि उधर के जेल के जो स्टाफ था उनको भी उन्हीं ने पढ़ाया, जेलर को पढ़ाया, बीए करवाया क्योंकि मैं BA-LLB करके गया था जेल में। तो उधर भी उन्होंने सिखाने की बात करी। मतलब गम नहीं था, वो भूषण था। और 300 से 400 बांग्लादेश के मुस्लिम बंधुओं को भी वहाँ पढ़ाया, क्योंकि वो उनकी सबकी लाइफ तो इस देश में आ गए कोई गलत रास्ते से या कैसे कि उनको जेल में डाल दिया। अब वो निकल नहीं सकते थे। वो बोले आप हमें पढ़ाएंगे, तो उन सबको हिंदी पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, और मैं जेल में चलती फिरती डिक्शनरी बन गया। क्योंकि हमारे कमरे में 50 लोग थे, मैं थोड़ा भी चलूं, अरे इसका क्या मतलब, इसका ये क्या, तो ये इंग्लिश पढ़ाना भी, जितने भी पॉलिटिकल डिटेनी डाले हुए थे उन सबको भी मैंने कहा ठीक है, मेरे पास जो विद्या आपके लिए है। तो इस ढंग से मुझे कभी कभी तो ऐसा लगा पूरी जिंदगी भर मुझे यहीं रहने के लिए भगवान ने सर्जन दिया है। और मुझे जो RSS के कैंप की ट्रेनिंग थी, तो उसमें मुझे ऐसे लगा मैं इस कैंप की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं जी सका। और मैं अकेला ही नहीं, मेरे बड़े भाई साहब और मेरे पिताजी, इन सबको मिलिट्री रूल के कारण हम लोगों को अंदर में रहना पड़ा। और तब चरितार्थ उनकी वाइफ ने जो किस्म का चलाया होगा, तो उसमें वाइफ का भी बहुत त्याग है। ये जोड़ी त्यागमय जीवन, वो भी इमेंस साइकोलॉजी है और काफ़ी धार्मिक भी है। और उनका कहना हमेशा ये था कि धर्म ये बातें नहीं बोलता है, ये बोलता है तुम एक्चुअली हार्ड कोर्स रिलीजियस हो जाओ। और ये यहाँ क्लाइट दोनों का जो आता था, तो हम कहते हैं कि उनका भी सच है और इनका भी सच है। ये बात बोल के हम दोनों को जो समान दृष्टि से जो देखे हैं, इसीलिए हमको ऐसा हमेशा लगता है कि औरत ने भी सारा समाज को झेला है। उन्हीं ने भी अपने ढंग से अपनी गृहस्थी चलाई 2 बच्चों को लेके, तो वो पढ़े लिखे थे इसलिए। और इसीलिए उनका भी कहना एक बात से उसके लिए सहमत है। और आज उनकी दया से बोलो कि भगवान की दया से कि प्रवीण भाई वहाँ रहने गए, अपने बेटे के पास रहने गए, और वो पूरे के पूरे उनकी वाइफ को मिले। और हम लोग जैसे ओकेजनली जो मिलते थे, आज भी हम लोगों का संग छूटा नहीं है, बिकॉज हम सभी भारत विकास को आज भी अटैच है। 4 साल हमने चेयरमैनशिप और साथ में चेयरमैनशिप मिस्टर तारिक जी ने करी, परंतु हम लोग अभी भी एडवाइजर करके उसमें जाते हैं। वैसे भाटिया साहब का, डॉक्टर साहब का भी जो कोऑपरेशन हम लोगों को रहा है पिछले 15 साल यहाँ जुड़े रहने के कारण, और आज तो प्रवीण भाई के बंगले में ही, मतलब कॉलोनी में ही उनके 2 फ्लैट्स जो है वहीं उनकी प्रैक्टिस है और ऊपर रहने का ठिकाना है। और मैंने उनको पिछले बार पूछा था कि आप तो अग्नि पूजक है, तो है क्या, तो उनके लिंक में उन्होंने वो भी बताया है कि हम धार्मिक तो होते ही है, समाज से बंधन हमारा होता ही है, और हमसा चरितार्थ का साधन भी वही है। तो हमने बोला क्यों ना, आपकी लिंक तो है ही, लेकिन हमारे लिंक में, हमारे चैनल में आप आपका इंटरव्यू देंगे